ये तो बहुत अंदर तक घुसा हुआ है पेड़ भैया। ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा है। थोड़ा और कोशिश कर बेटी। कब से कितनों को कहा मैंने, मगर तेरे अलावा किसी और ने नहीं सुनी मेरी बात। देख न जरा बेटी, तू ये जरूर कर पाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं ये कील किसी भी तरह निकाल के रहूंगी। कितना आराम मिला, कितना आराम। तूने मुझे बचाया है बेटी, बड़ी मेहरबानी तेरी। खुश रह बेटी। मैं चलती हूँ, मेरे पास समय नहीं है। काका का रेशम धागों का गुच्छा हवा से उड़ गया है। वो धागा नहीं मिला तो उनकी जान चली जाएगी। कितनी दूर चला गया है धागों का गुच्छा, क्या पता फिर खो गया तो क्या होगा फिर। गुप्तचर अब तक कोई खबर लेकर क्यों नहीं आया? क्या मेरी तरकीब इस बार बेकार चली गई? इस तरकीब से फायदा ना हुआ तो कुछ और करना पड़ेगा मुझे। उस सेनापति को तो किसी भी तरह हटाना ही होगा मुझे। महारानी की जय। अच्छी खबर है महारानी, सेनापति राघव गड्ढे में गिर गए हैं। गिर गए? वाह, बहुत बढ़िया। ये लो, काम खत्म होने पे और मिलेगा। मान लीजिए काम हो गया महारानी। वो गड्ढा बहुत ही गहरा है, वहां से ऊपर आ पाना मुमकिन ही नहीं। ठीक है, तुम नजर रखना। सब हो जाने के बाद मुझे खबर दे देना। जो आज्ञा महारानी। ज्यादा उतावला होना सही नहीं है सेनापति। ज्यादा उतावला होने से और ये उतावलापन ही तो आज सिर्फ देश से नहीं, इस पृथ्वी से भी तुम्हें उठा के ले जा रहा है। इस गड्ढे से निकलना होगा, लेकिन ये सब कैसे मुनासिब है? दीवार पे पांव रखकर उतनी ऊंचाई चढ़ पाऊंगा क्या? देखता हूं एक बार कोशिश करके। शाम हो गई है, अब तो आसमान भी ठीक से नहीं देख पाऊंगी मैं। अब कैसे ढूंढूंगी अंधेरे में धागों का गुच्छा? काका और उनकी पत्नी अब क्या कर रहे होंगे क्या पता। समय भी नहीं है काका के पास। डर के मारे अधमरे से हो गए हैं वो दोनों। मैं ये धागों का गुच्छा लेकर वापस जाऊंगी तभी तो।
उत्तर का रास्ता इस घर तक आकर खत्म होता है। कौन रहता है इस घर में? आइमा, अरे वाह, कितनी प्यारी लड़की है तू। शक्ल तेरा जैसे चाशनी से भी मीठा है, मगर ये फूल जैसा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है बिटिया? कोई विपत्ति आई है क्या तुझ पे? देखो ना आइमा, वो दक्षिणी हवा काका के रेशमी धागों का गुच्छा उड़ा ले आई है इस उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा तो तुम्हारे इस घर तक आके खत्म होती है। तो तुमने देखा है क्या वो लाल रंग के धागों का गुच्छा? बहुत दूर से चलकर आई है लगता है। भूख भी जरूर लगी होगी तुझे। जा जरा, पहले उस कमरे में जाकर साबुन, तेल और गमछा और उसके पास के कमरे से कपड़े लेकर उस तालाब में एक डुबकी लगाकर आ तो जरा। तेरे उस धागों के बारे में बाद में बातें करेंगे हम। जा। लेकिन वो धागा ना मिला तो काका तो महारानी के लिए साड़ी नहीं बुन पाएंगे। मनी जैसी चमकदार और लाल, हवा जैसी हल्की और पानी जैसी स्वच्छ साड़ी एक रात के अंदर नहीं बना कर दी तो राजा काका को मृत्यु की सजा देंगे। बोला ना मैंने करेंगे बातें। पहले जो मैंने कहा है वो करके आ जरा। जा। इसका मतलब यहीं उड़ाए हैं वो धागे। आइमा की बात नहीं सुनी और अगर उन्होंने गुस्सा होकर धागा नहीं दिया, मैं एक डुबकी लगाकर ही आती हूँ। ये सब लगाकर नहाने से मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, ऐसा कुछ मिल जाता जिससे जरा मैं बाल धो लेती। ये रहा, इससे मेरे बाल धुल जाएंगे। अब पास के कमरे में से एक साफ कपड़ा लेकर आती हूँ। रास्ते की धूल मिट्टी से ये कपड़े कितने गंदे हो गए हैं।
इतने कपड़े, सब में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सोने का काम किया हुआ है। जरूर बहुत महंगे कपड़े होंगे ये। जिंदगी में तो कभी नहीं पहना मैंने ये सब, तो अब पहनकर क्या करूं? वाह, बड़ी सुंदर साड़ी है ये तो। कितनी अच्छी है, यही पहनती हूँ। जब तक सांस है, बिना मुकाबला किए मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता। बचने की कोशिश तो मुझे करनी ही होगी। प्रणाम रानी माँ, आपको अच्छी खबर देने आया हूँ। बोलो गुप्तचर। मैं यहाँ से सीधा जंगल में गया था और जाके जो देखा वो सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। क्या देखा गुप्तचर? बोलो मुझे, बोलो गुप्तचर, क्या देखा तुमने? सेनापति राघव, राघव जिंदा है या मर गए? जो हुआ है उससे सेनापति राघव की मृत्यु बस निश्चित ही है। अब सिर्फ थोड़ी देर का इंतजार है। मैंने पेड़ के पीछे से देखा रानी माँ, सेनापति जिस गड्ढे में गिर गए हैं उस गड्ढे में एक बड़ा बाघ भी गिर गया है।
तो फिर सेनापति, लगता है बाघ के पेट में ही जाकर तुम्हारी जिंदगी का अंत होगा। यही थी क्या तुम्हारी नियति? ये लो गुप्तचर, तुम्हारी बख्शीश। इसके बाद तुम आखिरी खुशखबरी लेकर ही मेरे पास आना। सेनापति राघव के मृत्यु की खबर चाहिए मुझे। ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? सोने से लिपटी साड़ी, पूरे बदन पे झिलमिलाते हुए हीरे जवाहरात और गहने। हाथों में कंगन चमक रहे हैं। सोने की पायल चमचम। सिर पे चमकता मांग टीका। गले में इतना मोटा हार। ये सब तो नहीं था मेरे बदन पे। ये कोई जादू टोना है क्या? जरा एक और डुबकी लगा लड़की। क्यों लगाऊं? एक डुबकी से ही इतना कुछ मिला है तुझे। एक और डुबकी में पता नहीं और क्या क्या मिलेगा तुझे। और एक डुबकी लगा। नहीं नहीं, आयमा ने मुझे एक ही डुबकी लगाने के लिए कहा था। बड़ों की बातों को ठुकराना नहीं चाहिए। और फिर इतना सोना चांदी, हीरे जवाहरात की जरूरत तो है नहीं मुझे। मुझे तो बस वो उज्जवल लाल रंग का रेशम धागों का गुच्छा ही चाहिए। वो धागा मिलने से मैं काका के प्राण बचा पाऊंगी। आयमा, मैं नहा के आ गई। कितनी सुंदर लग रही है। एक डुबकी से कितनी सुंदर दिख रही है तू। बोल रही थी कि वो धागे का गुच्छा लेकर अभी नहीं निकली तो बहुत देर हो जाएगी। काका को साड़ी बुनने का समय नहीं मिलेगा। वो सब बातें बाद में कर लेंगे। पहले उस कमरे में जा और वहां पर जाके कुछ खा पी ले तू। पता नहीं कब से तूने कुछ भी नहीं खाया। सिर्फ आज रात का ही वक्त है उनके पास। अगर साड़ी नहीं मिली तो महाराज उनको मृत्यु की सजा देंगे। पहले तू मेरी बात सुनेगी और फिर मैं तेरी बातें भी सुनूंगी। चलो जाओ, खा के आओ। जा। सरी, आज ये बाघ इतना दहाड़ क्यों मार रहा है? तुझे
तुम्हें पता है क्या? लगता है कि आज बाघ किसी मुसीबत में है। चल देख आते हैं। चल। अरे अरे सर्वनाश! ये तो अपने सेनापति राघव हैं। ये तो पारुल को जानते भी हैं। इनको ऐसे खतरे में हम नहीं छोड़ सकते। बाघ मेरे भाई, रुक जा, रुक जा। क्या कर रहे हो? ये हमारी पारुल के परिचित हैं। रुक जाओ। ये हैं सूर्यनगर के सेनापति राघवेंद्र। इन्हें तुम मत मारो। ऐसा है क्या? ये हमारी पारुल के दोस्त हैं। दोस्ती वैसे अभी अच्छे से हुई नहीं है, पर शत्रु भी नहीं है। मत मारो, जाने दो। अच्छा हुआ तुम लोगों ने आके बताया, नहीं तो ये सही नहीं होता। आई माँ, मेरा खाना हो गया। मैं ये कह रही थी कि तेरा पेट अच्छी तरह से भर गया है ना? हाँ, अच्छे से खाया मैंने। चावल बहुत बढ़िया था। तुझे देख के ही समझी थी कि तू बहुत ही अच्छी लड़की है। सोना, चांदी, अच्छे कपड़े किसी का लोभ नहीं। ऐसी लड़की कितनी है इस दुनिया में। और उसके अलावा दुनिया के सबसे बढ़िया पकवान, वो भी तुझे ललचा नहीं पाए। जीती रहो बेटी, तुम्हारे सारी आशाएं, सारे सपने सब पूरे हो जाए। बहुत ही अजीब बात है। उन पक्षियों ने ऐसा क्या कहा कि उस बाघ ने मुझे बिना मारे छोड़ दिया? बचपन से जंगल में घूमा हूं मैं, पर ऐसी अजीब बात मैंने कभी नहीं सुनी। जो भी हो, मुझे इस गड्ढे से निकलने की कोशिश करनी ही होगी। सेनापति को गड्ढे से निकालने का कुछ बंदोबस्त करना होगा। चलो गिलहरी को बुला के लाते हैं। क्यों सर? हाँ, ये तो सही रहेगा। चलो। इससे अगर मैं इस गड्ढे की दीवार को तोड़ सकूं, तब शायद मैं यहां से निकल सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। अब तो मुझे जाना ही होगा। बहुत दूर तक चली आई हूँ मैं। हाँ ठीक है, तुझे तो मैं यहाँ रोक के नहीं रख सकती। जा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर से यहाँ आऊंगी। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, जा। लेकिन वो रेशमी धागा, वो धागा कहाँ मिलेगा बताओ ना आई माँ।
कौन सा धागा? वही वाला बताया था ना कि तेज हवा से धागा उड़ के इधर आ गया। मैं तो वो धागे के पीछे भागते भागते यहाँ आ गई। बोलो ना धागा कहाँ है? वो धागा लेके सही वक्त पर अगर मैं नहीं पहुँच पाई तो वो काका रानी की फरमाइश वाली साड़ी नहीं बना पाएंगे। क्या मुसीबत है? दूसरे के धागे की खबर मुझे कैसे पता होगा? तू देख रही है ना, दिन भर यहीं बैठ के चरखा घुमा रही हूँ। वो दूसरे के रेशमी धागे के बारे में मुझे नहीं पता। अरे सूखी और सरी, आ गए तुम दोनों। आओ आओ, अमरूद खाओगे? अभी खाने का वक्त नहीं है गिलहरी। नदी के किनारे पारुल को जानने वाला एक आदमी गड्ढे में गिर गया है। उन्हें बचाना होगा। जल्दी आओ हमारे साथ। पारुल को जानने वाला आदमी? तब तो जाना ही पड़ेगा। चलो देखता हूँ। अब कहाँ ढूंढूं वो धागा? उत्तर का रास्ता तो यही खत्म हो गया। धागा नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। गलती मेरी ही है। मेरी ही जिम्मेदारी थी नजर रखने की। मेरी गलती की वजह से काका की जान जाएगी। आई माँ, आप बुरा मत मानिए, पर अगर काका साड़ी नहीं बना पाए तो राजा के आदेश से उन्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी। उनका तो कोई दोष नहीं है। मैंने सही से नजर नहीं रखी, इसलिए हवा से धागा उड़ गया। सारी गलती मेरी ही है। मत रो, मैंने बुरा नहीं माना। बड़ी अच्छी लड़की है तू। दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर इतनी दूर अनजान जगह पे आ गई। दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान ऐसे खतरे में कौन डाल सकता है? बता तो सही तू। रोना नहीं, रोना नहीं। डर मत बेटा, उस बूढ़े बाबा का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं बोल रही हूँ, मैं। हमारे राजा अच्छे नहीं हैं आई माँ। गरीबों की बात बिल्कुल नहीं सुनते। किसी ने थोड़ी सी भी गलती की तो मृत्यु दंड देते हैं। काका बूढ़े हो गए हैं, ठीक से दिखता भी नहीं उन्हें। फिर भी राजा के लोग आके उन्हें डरा धमका के गए हैं। एक रात का वक्त दिया है। रात बीतते ही फिर से काका के घर हाजिर होंगे। और अगर काका साड़ी ना बुन पाए तो मैं उन्हें कैसे बचा पाऊंगी? ये देखो, फिर से रोने लगी। इतना नाजुक दिल है तेरा। दूसरे के दुख से तुझे इतनी तकलीफ होती है। रोना मत, रोना मत। अपनी आंसू पोंछ लो जरा। मैं दूंगी तुम्हें वो लाल रंग का रेशमी धागा।
बाप रे, इतना बड़ा गड्ढा? नहीं नहीं, ये काम तो मुझसे नहीं होगा। तो अब क्या करें? चलो फिर एक बार हिरन भाई से पूछते हैं, शायद वो हमें रास्ता दिखाएं। तो फिर चलो हिरन के पास। आपके पास है क्या? उड़ के आया होगा ना? दो ना, मुझे दो ना, बहुत मेहरबानी होगी। जा, उस घर में जा, वहाँ ढेर सारी पेटियां हैं। उसमें से जो भी तुझे चाहिए तू लेके आ जा। पेटी में से जो भी मिलेगा उसी से ही उस बूढ़े बाबा की जान बच जाएगी। क्या वहाँ मुझे रेशमी धागा मिलेगा? आइमा बोल रही है तो जरूर मिलेगा। जाती हूँ, जाके एक पेटी लेके आती हूँ। लेकिन वो रेशमी धागे के गुच्छे को पेटी में आखिर डाला किसने होगा? इस आइमा को छोड़ के तो कोई और है भी नहीं। अजीब बात है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि आप तो यहाँ बैठकर चरखा चला रही हैं, तो उड़ते हुए उस धागे को पकड़ा किसने? उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो कहा वो कर। उस घर से तू एक पेटी चुनकर यहाँ लेकर आ। आगे की बातें मैं सोचूंगी। मैं अभी ले आती हूँ आइमा। बड़ी प्यारी लड़की है। ये तो बड़ा गड्ढा है। इतनी गहराई से किसी को भी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। फिर तो इसी गड्ढे के अंदर मर जाएंगे सेनापति जी। रुको रुको, थोड़ा धीरज रखो। ठंडे दिमाग से मुझे जरा सोचने दो। ये वाला लूं? लेकिन इसमें तो ढेर सारे धागे होंगे। काका तो सिर्फ एक साड़ी बुनेंगे, इतने धागे लेके क्या करूंगी मैं? इसमें एक साड़ी बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। यही लेती हूँ। ये देखो आइमा, ये पेटी ले लूं? देखो तो लड़की को, ये मामूली सी पेटी ही तुझे पसंद आई है? इसी में हो जाएगा। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे जाने दो, जल्दी लौटना पड़ेगा मुझे काका के पास। मुझे नहीं पहचाना तूने? मैं तो हूँ चांद की दादी। चांद की दादी? वो आकाश वाले चांद की दादी? हाँ रे हाँ, दिख नहीं रही कैसे दिन भर बैठ के सिर्फ धागे काटे जा रही हूँ। बचपन में आसमान में चांद की ओर देख के सोचती थी कि
काश कभी चांद की दादी से मुलाकात होगी। जानती हूँ, तभी तो मैं तुझे मिल गई। तेरी जैसी कोई प्यारी पोती अगर मुझे मिल जाए तो फिर मुझे भी बड़ी खुशी होगी। मेरा भी मन लगा रहेगा। जा, अभी तो लौट जा। डरने की कोई बात नहीं। बूढ़े के घर पहुंच के इस पेटी को खोलना। ठीक है। और अगर कभी किसी मुसीबत में फंस गई तो इस बूढ़ी आइमा को याद करना। चलती हूँ आइमा। जा। अरे सुन, रुक जरा, रुक। कुछ भूल गई? मैं तो भूल ही गई थी। इतनी देर रात में ऐसे सुंदर कपड़े और गहने पहन के अकेले अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मैं तुझे तेरे पुराने कपड़े फिर से पहना देती हूँ। ये सही हुआ। अब मैं बहुत ज्यादा तेज दौड़ पाऊंगी। पर याद रखना, तेरी साड़ी, गहने, हीरे जवाहरात मेरे ही पास रहेंगे। जब भी पहनना चाहेगी आइमा को याद करके कहना, आइमा का उपहार वापस आ जाओ और एक बार। बस। जी अच्छा। जा, हम फिर से मिलेंगे। जा। दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। बोलो, कौन इसका समाधान कर सकता है? चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं होगा दोस्तों। कुछ भी करके उस सेनापति को हमें बचाना ही होगा, नहीं तो हम कभी भी पारुल को अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मुझे लगता है कि बेवजह यहाँ वक्त बर्बाद ना करके हमें हाथी भाई के पास जाना चाहिए। हम जानवरों में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान है हाथी भाई। वो जरूर कुछ बता पाएंगे। चलो उनके पास चलते हैं। हाँ, ये सही बात है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। चलो सब। नहीं, ये संभव नहीं है। क्या करूं अब? रात खत्म होने आई है। उस मुखिया के घर भी जाना है। उधर महाराज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें तो पता भी नहीं मैं यहाँ किस हालत में हूं। पक्षियों के चले जाने के बाद भी ये बाग शांत है, लेकिन ये हिंसक जानवर कब तक शांत रहेगा?
नहीं नहीं, ऐसे हार नहीं मान सकता मैं। मुझे फिर से कोशिश करनी ही होगी। हाथी, सर्वनाश। पहले तो सिर्फ ये बाघ था और अब ये हाथी। कैसे बचाऊं काका को मैं? अब कितनी देर हो गई? मैं लौटूंगी, उसके बाद ही वो साड़ी बनाना शुरू कर पाएंगे। क्या काका सुबह तक रानी की साड़ी बना पाएंगे? महाराज का आदेश है, वैसी साड़ी तुम्हें एक रात में बुनकर देनी होगी। हुक्म की तामील अगर नहीं हुई तो महाराज के आदेश से तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। सेनापति को क्या है, सुबह होते ही आके हाजिर हो जाएगा। सिर्फ महाराज के हुक्म की पड़ी है उसे, और कोई काम तो है ही नहीं उसे। और राजा रानी का शौक पूरा करने में व्यस्त है। और रानी के शौक का भी क्या बोलूं? मणि के जैसी लाल, हवा की तरह हल्की, पानी की तरह नरम साड़ी पहनेंगी महारानी। और उनके शौक मिटाने के लिए काका और उनकी बेचारी पत्नी को इतनी परेशानी। पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो दोनों। काका की पत्नी कितनी खुशी खुशी मछली लेने गई थी, लौट के देखेंगी ना मैं हूँ ना रेशमी धागा है। नहीं नहीं, मुझे और जल्दी जाना होगा। ऐसे चलने से रात बीत जाएगी। मुझे दौड़ना होगा। हाँ।